ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सर, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मॉर्निंग प्रिया। मॉर्निंग सर। কত বললি ডেটটা? ठीक है चल। चलो सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो फिर टैक्स का क्लास है ना? तो टैक्स में हम लोग ना रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं। ये भी बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का नॉलेज प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेट प्रॉपरली नहीं कर सकते। इवन एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चंस भी होता है जिसमें आपको सारा ऑल टाइप ऑफ इनकम दे देता है और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल स्टेटस भी इंक्लूड कर देता है। और आपको क्या करना होता है, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करना होता है, फिर इनकम कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद आपको बताना होता है कि जो भी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस एक्स, मिसेस वाई, जिसका भी इनकम कैलकुलेट करना है वो बताना पड़ता है कि भाई क्या एग्जाम रिलेटेड बात हो या फिर रियल लाइफ प्रैक्टिस। ये जो भी पढ़ाई कर रहे हो ये सारा रियल लाइफ प्रैक्टिस का भी चीज है। उस टाइम पे भी अगर किसी का आप टैक्स फाइल कर रहे हो तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा चेक कर लेना चाहिए। ना क्वेश्चन ये सर कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बताता है? क्या इंडियन सिटीजन होना इनफ नहीं है? नहीं सर, इंडियन सिटीजन होना इनफ नहीं है। आप इंडियन सिटीजन हो भी सकते हो, ना भी हो सकते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल इनकम टैक्स के हिसाब से हैं और वो फुलफिल हो जाता है तो आप रेसिडेंट कहलाते हो, फुलफिल नहीं होता है तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाते हो, और अगर आप आधा फुलफिल करते हो तो आर नॉर कहलाते हो। ठीक है। और ये सब बात मैं लास्ट 2 क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो आज फिर से करना है क्या? नहीं, फिर से ज्यादा पूरा डिस्कस तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जो भी अभी तक हम लोगों ने क्लास में किया है। स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? अभी तक जो किया है उसका एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो एग्जांपल्स भी हुआ है और उसके साथ साथ कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, सभी चीजें मैंने बोला, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है। जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस पे अभी तक जो बात हुआ है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर भी करवाया, ये सब का जो बेसिस अभी तक रहा है, इवन इंडिया क्या है उसके बारे में भी बातचीत हुआ है। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर कि इंडिया क्या है। उसमें इंडिया का अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज इंडिया, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया फैला हुआ है। इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन से समुद्र के अंदर इंडिया कितना है, इसके ऊपर मैंने क्लास में नोट्स भी लिखाया और इवन आप लोगों के किताब के अंदर भी आप लोगों को इंडिया का मतलब दिख जाएगा सर। सर इंडिया जानना जरूरी है क्या? हाँ सर, ये नॉर्मल इंडिया नहीं है, ये टैक्स रिलेटेड इंडिया है। आप जो इंडिया समझते हो ये इंडिया उससे बड़ा है। यहाँ था इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। अगर आप किसी इंडिया के किसी समुद्र छोर में खड़े हो, सपोज आप कन्याकुमारी में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के एकदम नीचे। ठीक है। तो अगर आप वहां पर खड़े हो और वहां पर खड़े हो के आप सोच रहे हो कि भारत कितना दूर है, यानी कितना दूर तक हमारा समुंदर है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उसमें आपका सोच क्या होना चाहिए? आपका सोच ये होना चाहिए कि इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल। तो ये सब नॉलेज आप लोगों को लेते रहना है और समझते रहना है। सर क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान इंडिया के तरफ आता है, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग
इंडिया के तरफ आता है। इंडिया के तरफ आने का मतलब क्या है कि इंडिया में अपना एंटर कर, तो इंडिया में क्यों एंटर कर रहा है? अब इंडिया में आएगा तो फिर इंडिया में इनकम भी कर सकता है। इंडिया में इनकम करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता है कि भाई अगर तुम इंडिया में कमाओगे तो आपको इंडिया में टैक्स भी देना है। तो अगर टैक्स देना है तो रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करना है, और रेसिडेंशियल स्टेटस में एक एक दिन भी बहुत कीमती हो जाता है, एक एक दिन भी कीमती हो जाता है। इसलिए इंडिया में अगर कोई कस्टम वाटर में घुस जाता है ना, कहाँ पर घुस जाता है सर? कस्टम वाटर। ये देखो, ये कन्याकुमारी, ठीक है, दिख रहा है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, बेसिकली ये तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है। ये रहा कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में अगर कभी जाओगे ना, जरूर जाना, बहुत सुंदर जगह है। और एज वेल एज ये देख रहे हो, ये इसको विवेकानंद रॉक कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड विवेकानंद रॉक, ये, ठीक है। इसमें और ये एक केरलियन या तमिलियन पोएट है, उनका स्टैचू है। और ये जो दूर में दिख रहा है, ये विवेकानंद रॉक है, स्वामी विवेकानंद। ये समुद्र के अंदर इस रॉक, यहाँ पर एक पत्थर था, अभी तो सब सारा स्ट्रक्चर बना दिया। एक पत्थर था उस समुद्र के अंदर, उस पत्थर के ऊपर 1 महीना तूफान के अंदर बैठ के ध्यान किया था। भयंकर तूफान था, साइक्लोन था, साइक्लोन के बीच में। वहां का लोकल लोग बोल रहे हैं, ये साधु पागल हो गया है क्या, सीरियसली, ठीक है। तो मानो कि अभी कन्याकुमारी घुमा नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप कन्याकुमारी में खड़े हो, और कन्याकुमारी में खड़े होकर आप सोच रहे हो कि भाई इंडिया कितना दूर है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। सर अगर 24 नॉटिकल माइल माने, 24 नॉटिकल माने सपोज श्रीलंका से कोई आ रहा है और इंडिया के 24 नॉटिकल माइल के अंदर घुस गए, इसका मतलब वो इंडिया के कस्टम वाटर में, और कस्टम वाटर में आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली रेसिडेंशियल स्टेटस का जो डेज का काउंटिंग है चालू हो जाता है। अच्छा, ये तो पानी वाला बात हो गया। सर इस पानी के ऊपर वाला जो आसमान है, इस पानी के ऊपर वाला जो आसमान है वो भी इंडिया का। इस पानी के ऊपर वाला जो आसमान है वो भी इंडिया का, और पानी के नीचे का जो इस एरिया है वो भी इंडिया का। कहा जाता है कि नॉर्मल हम लोग तो बेस इसमें रहते हैं ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट में, और ये तो समुद्र वाला प्लेट है। 2 तरह का प्लेट होता है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हिंदी या जो भी आप लोग का भाषा था, बंगाली था, मैं तो बंगाली में पढ़ा था। एक होता है ओशियानिक प्लेट, एक होता है टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट है जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक ओशियानिक प्लेट है जिसमें ये पूरा दुनिया तैर रहा है। तो टेक्टोनिक और ओशियानिक, टेक्टोनिक ओशियानिक भारी है तो नीचे रहता है, और टेक्टोनिक हल्का है तो ऊपर रहता है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला पार्ट में रहते हैं। और इसके बीच में जब भी टकरार होता है, सुनामी होता है, अर्थक्वेक होता है। कभी भी प्लेट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, हल्का सा, जैसे चाय का प्लेट अगर ऐसा हो जाए तो चाय गिर जाता है ना, हाँ, वो जो सुनामी वगैरह आता है वो इसी कारण से होता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो समुद्र का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है सर। तो समुद्र के नीचे वाला हिस्सा भी भारत का, और अगर मानो कि 200 नॉटिकल माइल के बीच में कितना, अगर 200 नॉटिकल माइल के अंदर अगर कोई एरिया मिलता है, वो भारत का है नहीं एक्चुअली, ये भारत का डायरेक्टली नहीं है, बट अगर यहाँ पर कुछ भी मिलता है, कोई माइंस मिलता है, कोई तेल मिल जाता है, गैस मिल जाता है, ये हालत क्या हद का, गैस मिल जाता है, तो वो पहले इंडिया का हक। उसके बाहर जो भी मिलता है वो हाई सी है, उसके बाहर जो भी समुद्र है वो हाई सी, ठीक है। इंडिया का नॉलेज रखना जरूरी है। आज बहुत प्रॉब्लम, क्या अपडेट मांग रहा था, विषय के क्लास में भी दिक्कत हो रहा था, बहुत 2-2 मिनट छोड़ छोड़ के प्रॉब्लम। जो भी हो, इस तरह का बातचीत हुआ है। सबसे मेनली जो बात हुआ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिया में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत कितना दिन रहना पड़ेगा। इंडिया का अगर किसी को रेसिडेंट बनना है तो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। जैसे मानो आप लोग जब एग्जाम में बैठो, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में बैठोगे प्रीवियस ईयर 23-24 में, और जब जब आप उस टाइम का असेसमेंट ईयर चालू हो जाएगा 24-25, माने बेसिकली अभी देखो फरवरी चल रहा है, मार्च का 1 तारीख 31 आएगा, मार्च का 31 आएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा जो अभी चल रहा है। अप्रैल 2023 से, माने 1/4/2023, यहाँ से लेके 31 मार्च 2024 तक जो एरिया चल रहा था ये खत्म हो जाएगा।
जैसे ही खत्म हो जाएगा ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा। और आप लोग जून में एग्जाम में बैठोगे या कोई मई में एग्जाम में बैठेगा, है ना? तो जो, हाँ, सीएमए वाले जून में बैठते हैं, सीएस वाले भी जून में बैठते हैं और सीए वाले मई में बैठते हैं। इसलिए मैं मई जून करके बात करता हूँ या नवंबर दिसंबर करके बात करता हूँ, क्योंकि सीए वाले नवंबर में बैठते हैं और सीएमए और सीएस वाले दिसंबर में बैठते हैं। इसलिए जब भी मैं बात करता हूँ इसी तरह से बात करता हूँ ताकि जिसका जो भी है वो समझ जाए। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट द प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेके 24 ये चालू हो जाएगा। और उस टाइम पे असेसमेंट ईयर क्या चालू हो जाएगा, जो 1/4/24 से लेके 31/3/25 तक चलेगा। तो आप लोग के एग्जाम टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। तो 24-25 में बैठ के जब अपना हिसाब लगाओगे भाई रेसिडेंट है कि नहीं है, तो आपको बस इतना देखना पड़ता है कि भाई जो बंदे का कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या वो इंडिया में पिछले साल में 182 दिन या उससे ज्यादा था। सिंपल सा बात है, अगर 182 दिन है तो ये वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। दैट्स द मेन थिंग। फिर दूसरा एक नियम भी है कि आपको इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज, लेकिन उसके साथ साथ आपको 365 दिन भी इंडिया में रहना पड़ता है। अगर ये दोनों रूल एक साथ फुलफिल होता है, 60 दिन एज वेल एज 365 दिन, तो भी आप इंडिया के रेसिडेंट हो सकते हो। अगर 182 वाला रूल आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होता है तो भी। और ये 365 दिन है, ये पिछले 4 साल में होना पड़ेगा। माने सिंपल बात है, अगर 23-24 में कोई बंदा 60 दिन इंडिया में रहते हैं तो इसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर, पिछला 4 प्रीवियस ईयर, एग्जैक्टली पिछला, एग्जैक्ट पिछला माने उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग। लैंग्वेज ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। 20 ऐसा नहीं, 23-24 के पीछे क्या है, 22-23 है। 22-23 के पीछे क्या है, 21-22, 21-22 के पीछे क्या है, 20-21, 20-21 के पीछे क्या है, 19-20। तो ये 22-23 से लेके 19-20 ये 4 साल हुआ। इस पूरे 4 साल में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। अब किसी में तुम रहो या किसी में ना रहो फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के 365 दिन होना जरूरी। और उसके साथ साथ पिछले प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना जरूरी है। अगर ये दोनों रूल फुलफिल करता है, अगर ये दोनों रूल फुलफिल करता है तो हम क्या कहेंगे, बंदा रेसिडेंट है, बंदा रेसिडेंट। अब ये तो रूल है सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का रेसिडेंशियल स्टेटस वाला रूल। सिंपल यही रूल है, जो ये रूल फुलफिल कर लिया वो रेसिडेंट है और जो नहीं कर पाया वो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अभी अगला एक सिस्टम भी है कि अगर कोई रेसिडेंट एक बार बन जाता है तो उसके बाद आगे देखना पड़ता है, उसके बाद आगे ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह का रेसिडेंट है। एडिशनल कंडीशन बोलते हैं इसको, मैं लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, अभी मत लिखो, सुनो पहले थोड़ा फिर मैं लिखाता हूँ। कि एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने से आप कैसा रेसिडेंट है वो पता लगता है। यानी रेसिडेंट तो हो पर कैसा रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट कि एबनॉर्मल रेसिडेंट। सर ये ऐसा नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं बोलते, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल माने बोलते हैं आरओआर, क्या बोलते हैं, आरओआर, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने वैसे भी रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट। माने इधर से काटो तो भी रेसिडेंट, उधर से काटो तो भी रेसिडेंट। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ एक्चुअली ये लोग घर का मुर्गी होता है तभी आरओआर होता है। माने बेसिकली वो दुनिया के बाहर कहीं भी रहे, वो इंडिया में 182 दिन आराम से रहता है, समझ रहे हो, इसलिए घर की मुर्गी बोला मैं इसको, आरओआर। और ज्यादातर केस में जो नॉर्मल इंडिया में ज्यादा रहते हैं वही लोग आरओआर में होते हैं। एक लोग और भी होते हैं जो आर नॉर होते हैं। क्या होता है सर, आर नॉर, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, माने ऐसे तो रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है। माने ये घर की मुर्गी प्रॉपरली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब कोई बोलेगा सर हम तो मुर्गी खाते नहीं है ठीक है, ठीक है, तो फिर वो गुस्सा कर लेगा। वेज, प्योर वेज, ऐसे प्योर वेज आप लोग शायद नहीं है, कोई भी, मुझे तो लगता नहीं है। इसका तो सुबह शाम चिकन से शुरू होता है, चिकन में खत्म होता है। 3-4 चीज को ही मिला के वेज बताना होता है। अच्छा ठीक है, वेज नॉन वेज का लड़ाई नहीं करूंगा, छोड़ो पनीर, आलू, सब्जी, दाल। सब्जी कितना तरह का है, सब्जी कैटेगरी तो चिकन कैटेगरी, चिकन एक ही तो है कैटेगरी। बहुत सारा नाम है और का। अच्छा फिर भी प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा होता है। वो तो होता है बट लोग के बनाने कॉमनली ना वो लोग तो खाली एक ही खाते हैं। तो मार्केट में निकलो, ठीक है, तुमको चिकन भी मिलेगा, फिश भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन तुमको सब्जी कितना सारा मिलेगा तुम वो देख के मुझे बताओ।
ठीक है सर, ये झगड़ा चलता रहेगा, ठीक है, ये झगड़ा चलता रहेगा। ऐसे मैं नॉर्मली भेज हूँ, बट आई नो कि नॉनवेज क्या होता है, और मुझे पता भी है, मैं सारा चीज बचपन में खाया। मैम प्योर वेज है, मैम कभी नहीं खाया, ठीक है। नॉर्मली मारवाड़ी लोग होते हैं प्योर वेज, तो मैम वही प्योर वेज वाला कैटेगरी में है। काफी मारवाड़ी ऐसे भी है जो होते प्योर वेज है घर पे, लेकिन बाहर भर भर के खाते हैं। ठीक है, बाहर जैसे चाउमीन खाते हैं, चाउमीन में अगर वो चिकन वाला जो ग्रेवी होता है वो नहीं देगा तो चाउमीन खाएगा नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन घर पे तो नहीं चलता है। लेकिन मैम का केस ऐसा नहीं है, मैम ना तो घर पे खाया ना तो बाहर खाया, और मैं प्योर वेज है। मतलब अभी ये नॉनवेज को लेके झगड़ा कर रहा था ना मेरे साथ, ठीक है, अब मैम होते तो फिर वेज नॉनवेज में लड़ाई लड़ी लेता। तो मैम के साथ मेरा चलता रहता है वेज नॉन वेज लड़ाई। तो मैं आजकल वेज हो गया तो मैम की तरफ ही हो गया धीरे धीरे। लेकिन एक टाइम पे मैं बड़ा वेज नॉन वेज लड़ाई लड़ता था, अलग बात है, चलो ये सब तो होता रहेगा। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया का रेसिडेंट एक बार हो जाते हो, फिर आर हो कि आर नॉर हो, ये देखने के लिए दो एडिशनल कंडीशन। पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। पिछले 7 साल में 730 दिन, 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ पिछले 10 साल में 2 साल तुमको इंडिया में रेसिडेंट होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन, ये दो कंडीशन है, ये टू कंडीशन फुलफिल होता है तो तभी तुम इंडिया का आर कहा जाओगे, अदरवाइज तुम आर नॉर हो जाओगे। अगर मान लो दोनों में से एक फुलफिल हुआ एक नहीं, या फिर दोनों में से दोनों ही फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर आर नहीं होंगे, आर नॉर हो जाओगे। सर कैसे? अभी कुछ एग्जांपल करवाऊंगा तो क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, लास्ट दिन एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क, तो पहले मैं वो होमवर्क सॉल्व कराऊं, उसके बाद मैं आगे जाऊँ। हाँ चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट था, इंडियन सिटीजन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, ये प्रोविशो कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोविसो, नॉट प्रोविशन, ठीक है। मैंने उसी प्रोविशंस का पार्ट है तो प्रोविसो कहते हैं। ये सब लैटिन लैंग्वेज है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है, बस जो कहते हैं सुन लो। Indian citizen living India in relevant previous year for employment or as member of crew of Indian ship। मैंने बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस में जॉब लेके इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे, ठीक है। एक ऐसा लोग, या फिर और भी दो लोग ऐसे हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन और पीआईओ। पीआईओ माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब भी समझाया था कि जो 1947 से पहले बांग्लादेश में जन्मा है या पाकिस्तान में जन्मा है, और वो उस टाइम से पहले, मैंने उस टाइम पे ना तो पाकिस्तान था और ना ही बांग्लादेश था। बिफोर 1947 ना पाकिस्तान जैसा देश था और ना ही बांग्लादेश जैसा कोई देश था, बट भारत था, ठीक है, और रहेगा और आगे भी रहेगा। उनका पता नहीं सर, ऐसा ना बोलो। 1947 से पहले जिनका जन्म हुआ है, मानो वो उस टाइम पे पाकिस्तान में जन्मा था, कराची में, और फिर वो विदेश चला गया। और फिर जब पार्टीशन खत्म हुआ, माने पार्टीशन हो गया, उसके बाद उसने अपने भारत को अपना देश चुना, और भारत में मानो उनका भी रहने का जगह उन्होंने चूज कर लिया, और यहाँ पर सिटीजनशिप या वोटर कार्ड कुछ तो है उनका। तो उनको हम लोग क्या मानेंगे? पाकिस्तानी ओरिजिन मानेंगे कि इंडियन ओरिजिन मानेंगे? समझेंगे? ऐसे तो जो इंडिया का है, इंडिया में ही रह गया, वो तो इंडियन ओरिजिन है ही, उसके लिए और क्या बोलूं। हाँ, कुछ लोग वहां से भी आ गया था, काफी लोग, मोस्टली पंजाबी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान का तो 60% 70% पंजाबी है। पाकिस्तान में लोग पंजाब में ही पंजाबी में ही बात करता है, पंजाबी था वो, अभी भी वो पंजाब ही है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश बांग्ला ही है, वो अलग कोई देश नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान माने वो बोलने में पाकिस्तान है, बट है सब पंजाबी। 70% पंजाब में ही बात करता है पूरा, उसका मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट पंजाब बना हुआ। 5 नदी, सतलुज, ब्यास, झेलम नहीं, चंद्रभागा, वितस्ता,
4 होगा और एक कुछ मिस हो रहा है। झिलम भी उसके अंदर ही आता है, उसका कुछ नाम चेंज कर दिया। हम लोग का नाम अलग है, वो एक्चुअली सारा नाम संस्कृत में था, तो किसी किसी नाम को थोड़ा बदल दिया गया है। ठीक है, शतद्रु है, चंद्रभागा है, वितस्ता है, और झिलम का ही नाम शायद वितस्ता है। शतद्रु, चंद्रभागा, वितस्ता, 5 नदी है सिंधु को छोड़ के, सिंध को छोड़ के, सिंध को छोड़ के 5 नदी है, और 5 नदी के आसपास में पूरा बसा हुआ जो एरिया है वो पूरा पंजाब कहलाता है। हाँ, अब माने जौल, अब का मतलब होता है जौल, ठीक है, पानी, और पंच माने 5 नदी, 5 नदी का मिला हुआ पानी से जो जगह बना है उसको पंजाब कहलाता है। पंजाबी बैठा हुआ है। रवि, रवि। सतलुज, बियास, रवि, झेलम, चेनाब। चेनाब, और चेनाब माने चंद्रभागा, चेनाब माने चंद्रभागा। झेलम का भी नाम चेंज हुआ है, झेलम नहीं है उसका नाम। पहले हाँ मतलब नाम बदल, अरे नाम बदलने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, नाम बदल के पहचान बदल दिया जाता है अपना राज कराने के लिए। बोलना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी हो जाता है। नाम क्यों बदलेगा भाई किसी भी जगह का, किसी का नाम बदल के फिर पहचान बदल दो, क्या है, क्यों पहचान बदलना है? जो है रहने। रहने दो ना। अगर कोई धार्मिक मैटर है ना, मानो कि किसी को ऐसा करके भगवान मिलता है, किसी को ऐसा करके भगवान अल्लाह मिलता है, मिलने दो, नाम क्यों बदलना? जिसको जैसे मिलने दो। लेकिन नहीं, ये राजनीति का मैटर है, नाम बदल दोगे तो लोगों का सोच बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा तो फिर जगह कट जाएगा। ठीक है, आज बांग्लादेश इसीलिए बना है, पंजाब भी इसीलिए, पाकिस्तान इसलिए बना है, पंजाब काट के, बांग्लादेश बांग्ला काट के, और कश्मीर भी जो काटने का चिंता कर रहा था उसी चक्कर में काटने का चिंता कर रहा था। समझ रहे? चलो कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और पीआईओ residing outside India, visiting India during the relevant previous year, and having total income excluding income from foreign source. Point to be noted, very very important point. अगर किसी का इनकम 15 लाख से नीचे है फॉरेन सोर्स का, यानी फॉरेन सोर्स का छोड़ के, फॉरेन सोर्स को छोड़ के किसी पीआईओ का, यानी इंडियन सिटीजन जो नॉर्मली बाहर रहते हैं, अगर उनका इनकम 15 लाख से नीचे है तो हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? मतलब ये बंदा जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, और ये दो जो नॉर्मली बाहर रहते हैं, कभी कभी इंडिया में विजिट करते हैं, और इनकम 15 लाख से नीचे है एक्सेप्ट फॉरेन इनकम, तो इनके केस में ये जो 60 दिन वाला रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए काटा हुआ है। ये रूल चेंज होके 182 दिन वाला रूल फॉलो होता है। चलो, अब इसी के बेसिस में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको लिखा, इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको 2021 ईयर में वो एक 182 डेज दौड़ रहा था। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में हाँ 22 22 21 3 क्वेश्चन दिए ना। मैं कितना क्वेश्चन दिया? मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, नहीं, स्टार्टिंग सबसे पहले एक और दिए थे। वो सब तो सॉल्व हो गया, मैं नहीं आया था। तो नहीं आया था। मैं क्वेश्चन तो लिखा होगा मेरा, कोई देगा बस सॉल्व। वो सब तो हो गया था, वो सब सॉल्व हो गया था, हाथ हाथ टूट के सब भूल गए। नहीं नहीं, वो था तो, हाँ सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व क्यों नहीं हुआ? वो था। हो सकता है वो कभी कभी ऐसे बंद कर, मतलब खेलने के कारण वो चला जा नहीं आता है। ठीक है, बैकअप दे दूंगा, वैसे मेरा बैकअप बहुत सारा देना बाकी कर लूंगा, वो इजी है। अभी आधा इधर ही। है। चलो इसको क्वेश्चन को करो, जो क्वेश्चन लास्ट दिन में दिया था। एक इंडियन सिटीजन टैक्सेशन ऑफिसर के रूप में बाहर में पोस्टिंग है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया था, कहाँ पोस्टिंग दे दिया था? हाँ राइट। ये वाला बंद है, नहीं ये कम रहने से कैमरा में क्लियर दिखता है फेस, अभी कैमरा में फेस क्लियर है जो लोग ऑनलाइन हो। अरे ऐसे मेरा फेस से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। है सर, है। ठीक है, हाँ
फेस क्योंकि वो ये लाइट पीछे वाला लाइट जलने से ना यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्लर जैसा हो जाता है, तो वो खराब दिखता है। तो मैंने देखा कि लाइट बंद करने से कैमरा साफ होता है। यहाँ पर कैमरा दिख रहा है ना, साफ दिख। हाँ, इसलिए मैंने ये वाला लाइट को बंद किया। इसमें यहाँ पर तो दिक्कत उतना होता नहीं है। चलो ठीक है, चलो लिखो। हाँ, एक्स्ट्रा पेन किसी के पास है तो दो उसको फिर। मेरे पास एक ही है, कंठन गोपाल। दुकान में फिर देखो, तो ये गवर्नमेंट ऑफ तांजानिया, तांजानिया कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। हाँ, दिखाओ, केनिया के पास होगा, केनिया या ये देखो तांजानिया। आधा से ज्यादा कंट्री तो फुटबॉल देखने का भी पता चला नहीं। तांजानिया एकदम केनिया के नीचे है। केनिया, मलवई, तांजानिया। मैं थोड़ा दुनिया घूमता रहता हूँ मैप के थ्रू से, जब भी मुझे मौका मिलता है तो जियो। हाँ, हाँ ऑनलाइन वो एक हो ना है सर, अर्थ है ना, गूगल अर्थ है ना। मैं गूगल अर्थ ओपन कर लेता हूँ जब भी मेरा टाइम मुझे थोड़ा मिलता है, फ्री टाइम है, माथा काम नहीं कर रहा है, क्या करे, तो मैं गूगल अर्थ को ओपन कर लेता हूँ और ऐसे देखता रहता हूँ कहाँ क्या है क्या नहीं है। शौक है मेरा, आज नहीं है, जब ये सब गूगल नहीं था तब मेरे घर में नेटिव में, अभी भी अगर कभी नेटिव जाते हैं तो मेरे घर पे अभी भी है ग्लोब, बड़ा बड़ा मैप। मैं ग्लोब सारा दिन ग्लोब देखता रहता था। वो उतना भी हाई फाई कुछ नहीं था, नॉर्मल था, पेपर में लगा हुआ, लेकिन मैं सारा दिन देखता रहता था कहाँ क्या है। तो एक बार एक मतलब काफी सीनियर एक ताऊ जी टाइप का है, तो आया था वो कनाडा में चार्टर्ड अकाउंटेंट उस टाइम पे, उसे उन्हीं के मुंह से मैं फर्स्ट सीए के बारे में सुना था। वो कनाडा में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है, ठीक है, मैंने एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलिंग उसके हाथ में। तो उन्हीं से फर्स्ट टाइम मैं चार्टर्ड के बारे में, ये सब प्रोफेशनल चीजों के बारे में, तब मैं क्लास 9-10 में पढ़ता था। तो मेरे को ना वो बताने के लिए बोला कि कहाँ रहते हैं, तो मैं पूछा, तो बोला बोला कनाडा। तो कनाडा के नाम तो सुना हूँ। तो फिर वो भी बहुत ना ऐसे क्यूरियस थे, वो किसी चीज को समझाने में बड़ा उसका इंटरेस्ट था। तो मेरे को बोला एक काम कर जा, तेरे घर में ग्लोब है? बोले हाँ। बोले, अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है, तो तेरे घर में ग्लोब रखा है। तो फिर बहुत खुश हो गया, मैं ग्लोब लेके आया। फिर मेरे को ना ग्लोब के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है कि कहाँ वो रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया, मतलब अच्छा इस तरह से अगर चीजों को समझा जा सकता है तो बढ़िया आता है। तो मेरा भी बाद में ऐसे शौक बन गया, देखता रहता हूँ। पूरा दुनिया घूमने का इच्छा तो है, मौका कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन आज नहीं। हाँ। हाँ, सही बोला है, तेरे स्कूल के तरह ही फीस लेना पड़ेगा फिर। अप्लाई चल रहा, अप्लाई मार पक्का पैसा मिलेगा, आई मीन मिलेगा। मजाक में पढ़ाई बंद होगा। क्यों नहीं पूछता है? इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स है, सीएस का क्या रिलेशन है? जब प्रैक्टिस करेगा बंदा तो क्या है, तो ये मैं थोड़े, मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, ये सीएस के साथ कोई लेना देना है ही नहीं इसका। हाँ, पूछेगा ना, क्यों नहीं पूछेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब खोल के देखो ना, तुम लोग का 1000 पेज का किताब है, किताब देखो सीएस का, इतना मोटा है, माथा खराब कर देगा, देखने में से डर लगता है लोगों को टैक्स। मैं सबको बोलता हूँ कि भाई टैक्स पहले से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि समय समय लगता है टैक्स, वेरी वास्ट। अकाउंट्स फिर भी क्या है ना, बचपन का आदत से कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन टैक्स का लोगों को पता ही नहीं है ना पूरा चीज क्या है, और इतना सारा माथा खराब करने वाला नियम है, इसलिए टैक्स को डिटेल्स में पढ़ते रहो। एक एक साल टाइम लग जाता है पूरा टैक्स को अच्छे से समझने में, काफी बार देखा गया है। और किसी को जल्दी है तो फिर बैकअप लेना पड़ता है। मेरा एक टीचर था, जब भी हम लोग सवाल करते थे, बेटा, दिल्ली से था, बड़ा फेमस ऑथर था, बेटा ये इनकम टैक्स है। हाँ, वो एज हो गया था सर का, बात बात में वैष्णो देवी जाता था, ठीक है, मतलब ऐसे ही है। अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। ठीक है, तो वैष्णो देवी से आता था, फिर सर ये समझ में नहीं आता, बेटा ये इनकम टैक्स है। हाँ, मतलब जब भी इसे समझ नहीं आता था, बेटा इनकम टैक्स है, मैंने बेसिकली और कुछ नहीं। सर ऐसे, सर का किताब अच्छा होता था, पर सर का एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं होता।
सर खुद लिखते थे किताब, वो किताब पूरा मार्केट में बहुत पॉपुलर है, भारत ग्रुप का है, ठीक है। अब बहुत उसका मतलब प्रोफेशनल किताब बहुत फेमस है सर, कुछ ऑथर थे, लेकिन सर समझाने के टाइम पे ना सर थोड़ा सा पेशेंसलेस हो जाता है। लेकिन इतना अच्छे से खुद ही लिखा है, लेकिन पढ़ाने के टाइम पे सर समझा नहीं पाते थे, हम लोग आधे से ज्यादा सो जाते थे। और जब भी ज्यादा पूछ लेंगे, बेटा ये इनकम टैक्स देखो। तो कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस, ये बंदा जॉब के लिए चला गया 27 सितंबर को 2022 में। फॉर ज्वाइनिंग द जॉब मिस्टर एक्स कम टू इंडिया फॉर 181 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स इन प्रीवियस ईयर 23-24 एंड प्रीवियस ईयर 22-23। 2 साल का डेटा मैंने यहाँ पर दिया। 180 बोला नहीं, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन 181 बोला है। अच्छा सबसे पहले ना आंसर लिखो, इसको लिखने का एक तरीका है, वो तरीका पहले लिख लो। As per section 6 subsection 1, an individual is treated as resident in India if he or she satisfy satisfies any one condition out of 2, सेक्शन 6। अच्छा पहले लिख दिया सेक्शन, आउट ऑफ 2 मतलब 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करने से हम उसे रेसिडेंट कहते हैं। तो इसमें क्या जवाब होता है, जैसे कि पॉइंट ए, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, लिख लो फटाफट, थोड़ा बाद में जब रिवाइज करोगे ना समझ जाओगे, इसीलिए लिखा रहा हूँ। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days during the PY। अभी हम लोग का क्या चलेगा, 23-24 वही दे दो, जब भी जो चल रहा है वो दे दो। प्रीवियस ईयर में आपको 182 दिन रहना है। और पॉइंट भी अभी मैं आपको बोला, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 days इन प्रीवियस ईयर, एंड मैंने प्रीवियस ईयर मैंने 23-24 एज पर अवर करंट एग्जाम टाइम, एंड 365 days in 4 previous year immediately preceding relevant, immediately preceding relevant नहीं, immediately preceding the previous year, relevant word देने का जरूरत, immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year, previous year क्या होगा 23-24, ठीक है। तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे आता है। इसके बाद ये तो रूल है, ये रूल आपको मैंने लिखा दिया। कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर, एज पर दी, हाँ फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, माने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो बात कहा है उसमें से थोड़ा हटके ये बात कहा गया है कि द 60 days प्रोविसो नॉट प्रोविशन, एज पर द फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 द 60 days of condition B, the 60 days of condition
बी, मैंने सेकेंड कंडीशन बी भी लिख सकते हो या सेकेंड कंडीशन भी लिख सकते हो। 60 days of condition B will be substituted by 182 days। यही तो बोला अभी, यही बात तो मैं बोला अभी, ये 60 दिन सब्सटीट्यूट होके 182 हो जाता है, क्योंकि वो पीआईओ है, क्योंकि वो बाहर जॉब लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट लेके जो जा रहा है वो एक पॉइंट है, लिखा भी दिया था लास्ट दिन, या फिर सेकंड पॉइंट वो है कि जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप में जा रहे हैं, नेवी में, मार्चेंट नेवी भी हो सकता है या फिर वार नेवी भी हो सकता है। मार्च मैंने बेसिकली इंडियन शिप नेवी में मैंने बेसिकली बिजनेस पर्पस में जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल नेवी वाले लोग ऐसे नहीं जाते, वो वार के कारण नहीं जा सकते, नॉर्मल कारण में क्यों जाएगा। जो नॉर्मल जो भारत का नेवी है, जो वार प्रोटेक्शन के लिए है, तो नॉर्मली टेरिटरी में होता है, और जो शिप है स्टैंड बाई में होते हैं, वो जब जरूरत होगा वार होगा तो काम करेगा, अदरवाइज थोड़ी ना करेगा, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और जो नॉर्मल मार्चेंट नेवी होते हैं, मानो कि इंडिया से जहाज श्रीलंका जा रहे हैं, श्रीलंका से इंडिया से जहाज यूरोप जा रहे हैं, अरबियन नेशन जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो नेवी में जा रहे हैं। जो लोग मार्चेंट नेवी में काम करते हैं उनका तो चलता रहता है, वो जाते हैं, लेकिन उस नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंट्री में उनको अगर वीजा नहीं होता है ना, तो वो पोर्ट के बाहर नहीं निकल पाते। तो मार्चेंट नेवी में जाते हो, इस तरह से तो कोई भी गायब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मानो इंडिया में कुछ क्राइम करके मार्चेंट नेवी में जगह बना के ठीक है, लफड़ा है, तो फिर तुम किसी भी जहाज करके चले गए और चला जाके फिर उस कंट्री में खो गए, तो कंट्री तुमको इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। और आजकल का जो माहौल बना हुआ है चारों तरफ, स्पेशली ये टेररिस्ट का प्रॉब्लम जब से दुनिया में फैला हुआ है, तब के उसके बाद से तो हर एक कंट्री थोड़ा चिंता में आ गई। किसी को इतना इजीली, फ्रांस तो कितना सारा लोगों को शरण दिया था, हाँ, दिलदार वाला काम किया था, आज उन्हीं के कंट्री में जाके फ्रांस को क्या हालत कर रहा है। यहाँ पर जाति का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिन लोगों को जगह दिया वो लोग फ्रांस में जाके फ्रांस का लॉ एंड ऑर्डर को पूरा खत्म कर दिया। और फ्रांस अभी पूरा नाम लेके ही बोल दिया कि भाई आपको यहाँ पर रहने देंगे, खाना देंगे, स्कूल देंगे, सब देंगे, लेकिन आप लोग इस तरह का माहौल ना बनाओ। बोलना, खोल के बोलना चाहता हूँ, लेकिन किसी को खराब लग जाएगा, बोलेगा कि, इसलिए नहीं बोलना चाहता। मतलब ऐसा थोड़ी होता है भाई, जब तुमको कोई जगह दिया है रहने के लिए, तो उनके साथ मिल क्यों नहीं जाते। तुम्हारे प्रॉब्लम में जो तुमको साथ दिया, तुम उनकी तरह बन जाओ ना, तुम उनके ऊपर चढ़ के क्यों बात करो। बात सिंपल है, आज तुम्हारे प्रॉब्लम में जो तुम्हारा साथ देगा, तुम उनका आस्था को ठेस ना पहुंचाओ, सिंपल बात है। क्योंकि वो तुम्हारे जब जब तुम्हारा प्रॉब्लम था, तुमको कोई देखने वाला नहीं था, तुम्हारा अपना भी तुम्हें छोड़ दिया, उस टाइम पे जो तुम्हें अपनाया, तुम उनके प्रति मतलब किसको हम लोग बंगाली इसको बोलते हैं कृतज्ञता, मतलब उसके प्रति तुम्हारा कुछ तो होता है ऑब्लिगेशन, कि भाई कम से कम उनका सम्मान में हानि ना पहुंचे, उनका आस्था में हानि ना पहुंचे। फ्रांस डिक्लेयर किया है, कितना सारा लॉ एंड ऑर्डर में चेंज किया है, आप लोग जाके गूगल में चेक कर सकते हो या न्यूज देख सकते हो। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर खुद प्रॉब्लम में आ गया, पहले दिलदार वाला काम किया। वो सीरिया में जो वार हुआ था ना, तो सीरिया वार का जो भी रिफ्यूजीज थे, वो सब रिफ्यूजी, हाँ वहाँ सीरिया में देखो ना, वहां पर तो पूरा वो तो इस्लामिक एरिया ही है, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, तो इस्लामिक एरिया है, तो एक इस्लाम का लोग दूसरे इस्लाम के लोगों को मार ही तो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इंडियन कल्चर, इसके साथ धार्मिक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये यहाँ का कल्चर के कारण। और जो भी बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है ना, वो बना हुआ है और लोगों को भड़काने के लिए और राजनीति का शिकार। नहीं तो हम लोगों के बीच में ना
अरे सबको पता है, कोई अगर बगल वाला मुस्लिम भी है या सिख है हिंदू है, सबको पता है कि भाई ये मेरा चाचा लगता है, ये मेरा ताऊ लगता है, कुछ ना कुछ तो लगता ही है ना। हम लोग मुस्लिम को भी देखते हैं ना, कोई दाढ़ी वाला क्या बोलते हैं, ए चाचा सब्जी कितना है, जो भी वो काम करते हैं, स्क्रैप डीलिंग कर या जो भी मानो, टेलर बहुत होते हैं, हम लोग नॉर्मल रिलेशन बना के काम बात करते हैं, हम लोग जाति धर्म देख के बात ही नहीं करते। लेकिन ये लोग तो पूरा धार्मिक है, सब तो एकदम धर्म का एकदम पूरा उस मिडिल ईस्ट का बात कर रहा हूँ, तो फिर क्यों मारपीट करता है सारा दिन। और वो भी नॉर्मल मारपीट नहीं, गोला बारूद सारा दिन चल रहा है, सारा दिन ये उसको मार रहे वो उसको मार रहे। मतलब ये जितना चीजें ना सब भारत में ही लोग अपना बताते हैं, और जो लोग यहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं ना, यहाँ बैठ के उनको सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल फायदा के लिए, वहां पर उनको भेजना चाहिए। एक हैदराबाद में है ओएसिस बोल के, MIM बोल के एक पार्टी है, मुस्लिम, उसका पार्टी का नाम ही मुस्लिम से बना हुआ है। हैदराबाद में वोट जीतने के लिए वहां का हर प्रॉब्लम में वो सपोर्ट दिखाते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं। तो मैं बस इनको बोलता हूँ कि भारत का सरकार क्यों उनको वहां भेज नहीं देता। भाई जब इतना दर्द उछल रहा है तो फिर जाओ वहां पर जाके कुछ दिन रह के आओ, कुछ दिन रह के आओ, हाँ कुछ दिन रह के आओ, फिर देखते हैं कितना भाईचारा है, उसको ही उड़ा देगा गारंटी है। भाईचारा दिखाता है जब ये 182 दिन, ठीक है लिखो। तो सब्सटीट्यूट बाय 182 डेज, बस यही एक चीज है। तो हमारे केस में क्या हुआ, इन द गिवन केस क्या हुआ, आंसर लिखो। अच्छा हम लोगों का ये जो केस था इसमें इंडियन सिटीजन क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तंजानिया गया है ना। एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट बी में आप दे देना इंडियन सिटीजन और PIO बोल के लिख देना, अरे लिख लो, जो दो पॉइंट है उसको भी लिख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे ये दो ये इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, सेकंड पॉइंट पे दे दो इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए crew member of Indian ship, as a crew member of Indian ship. नेक्स्ट पॉइंट सी, पॉइंट सी में क्या होगा, वो PIO वाला, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन विजिटिंग, residing outside India, visiting India during the relevant previous year and having total income excluding income from foreign source less than 50 lakh। ये पूरा पूरा चीज लिख, लिखो ना, एग्जाम में सारा नहीं लिखना होता है, बता देता है, एग्जाम में सारा नहीं लिखना होता है। ये तो भी मैं क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से कराने के लिए बता रहा हूँ, नहीं पूरा नहीं दिखाना है। इंडियन सिटीजन और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और PIO विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, visiting India during the relevant previous year, ठीक है, during the relevant previous year, having total income, ये बात भी लिख देना, having total income, having total income excluding foreign income
एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम लेस देन 15 लाख। तो आपने 3 पॉइंट इसलिए मैंने लिखा दिया, आपको 3 पॉइंट एग्जाम में जरूरी नहीं है, एग्जाम में कोई भी एक पॉइंट देगा, सिर्फ उसी पॉइंट को हाईलाइट करना। लेकिन मैं आपको बोलते हैं तीनों में से कोई भी पॉइंट आपको पूछ सकता है, क्या पता कोई पूछ ले। तो आपने एबीसी करके लिख लिया, ये तीनों पॉइंट के केस में क्या होगा, 60 दिन सब्सटीट्यूट होके 182 दिन। तो इन द गिवन केस पॉइंट नंबर ए इज वैलिड, है ना। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बाकी दो क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन होगा। हाँ, যেটা খাটবে বেসিক্যালি বুঝা গেল ব্যাপারটা। তিনটে লিখতে হবে না, যে কোনো একটা লিখলেই। अब कैलकुलेशन कर लो, रेसिडेंट है कि नहीं वो बताना है ना। क्वेश्चन लिखा है फिर से, क्वेश्चन कहाँ चले सर। वो 181 डेज प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडिया में आया था। प्रीवियस ईयर 23-24 में वो 27 सितंबर 2022 को इंडिया छोड़ा। 27 सितंबर 2022 को इंडिया छोड़ा जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो पहले ये बताओ कि वो 27 सितंबर कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है। 22-23, फिर 23-24 में 181 डेज के लिए वो इंडिया में आया। आपको यहाँ पर मैंने दोनों ही पूछा कि 22-23 का रेसिडेंशियल स्टेटस बोलो, 23-24 का बोलो। तो पहले तो आप ये हिसाब लगा लो कि 22-23 का। हाँ सर, पहले 22-23 का बोल दो मुझे। प्रीवियस ईयर 22-23 में वो इंडिया छोड़ रहा है कब, 27 सितंबर। अच्छा, प्रीवियस ईयर 22-23 स्टार्ट कब हुआ था, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक टोटल का कॉलम हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है, ये एक सिंगल लाइन में ही हो जाएगा। 27 सितंबर में वो इंडिया को छोड़ा। तो मुझे बताओ सितंबर में कितना दिन रहा। जिस दिन छोड़ेगा वो दिन भी काउंट होगा, 27 डेज। तो सितंबर में 27 दिन वो इंडिया में है। इसके बाद और इंडिया में वो 22-23 में है क्या, तो उससे पहले तो है ना। तो अगस्त में कितना दिन, जुलाई में, जून में, मई में 31 ना, और अप्रैल में टोटल करो, टोटल करो। কণিকা, প্রিয়া, অভিজিৎ বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। Yes, sir. 180, ओके सर। 180 डेज। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में वो इंडिया में 180 दिन रहा। तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट होगा। तो क्या लिखोगे, जवाब में क्या लिखोगे, कितना होना चाहिए था, 182 होना चाहिए था। तो मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई, fails to satisfy the condition under section 6 subsection 1, ठीक है। 180 days during the previous year 22-23 और ब्रैकेट में 180 days जगह 182 हो गया ना, मतलब उसमें 180 days इंस्टेड ऑफ 182 ऐसे लिख दो। हाँ भाई, आप खाली 180 इंस्टेड ऑफ 182 रहना चाहिए था 182, वो रह गया 180, तो इसलिए फेल हो गया। और यहाँ पर ब्रैकेट, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो टैक्स नहीं देना। अगर मानो कि वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है लेकिन उसका कोई इंडिया कनेक्शन निकल जाता है तो टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, जो बात इसने कहा, नॉर्मली लोगों को टैक्स ना देना होता है तभी वो इस तरह का प्लान करते हैं।
ठीक है, 181 day ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में लिख देना एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, माने कौन सा केस है एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर जैसे ये ब्रैकेट में देख देना कि एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया वाला केस है, तो एग्जामिनर को तो पता ही है भाई उसका केस में क्या होना चाहिए, तो आपने उसी तरह से इसको लिख, तो वो समझ जाएगा कि आपका कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, और 23-24 वाला केस क्या होगा? इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 में वो इंडिया में 181 दिन, कहाँ चला गया ये रहा, 181 दिन मतलब 181 डेज के लिए वो इंडिया में आया था। ये भी तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी जवाब दे दो। सर इनकम टैक्स में टॉप मारा था तभी दिया 60 days will be substituted by 182 days. ध्यान से सुनो क्या है, 60 days will be substituted by 182 days. An Indian citizen reside in Tanzania, ठीक है, reside in Tanzania and came to India for 181 days during previous year 23-24. So fails to satisfy the condition, fails to satisfy the condition of 182 days, है ना, satisfy the condition of 182 days. of section 6 of section 1. So सेक्शन he is a non-resident. एक बात शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया, जब वो भारत छोड़ के जा रहा था तब एम्प्लॉयमेंट लेके जा रहा था, जब वो वापस आया तब और एम्प्लॉयमेंट लेके तो नहीं जा रहा है ना, तब उसका केस बदल गया, इसलिए क्या लिखा, इंडियन सिटीजन रिसाइड इन तंजानिया, है ना। फर्स्ट वाला केस में वो जॉब लेके जा रहा था, तब हम लोग ये बोल रहे थे कि इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, पर जब वो वापस आ रहा है तब केस बदल गया, तब सिमिलर केस ही है लेकिन दूसरा नाम होगा ना, तब क्या हो रहा है, PIO माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आ रहा है। समझ में आया? तो इस केस में वो नॉन रेसिडेंट, दोनों केस में नॉन रेसिडेंट, 22-23 में भी नॉन रेसिडेंट और 23-24 में भी नॉन रेसिडेंट। कोई शक, एनी डाउट? ए अभिजीत बोलो, अभिजीत, प्रिया, कोनिका, हो जा গেছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার স্যার, স্যার বল সাবস্টিটিউটের পরে কি লিখেছেন? কোথায়? সাবস্টিটিউটেড, ওই 60 days will be substituted। দাঁড়া, কোন ঘন্টাতে 60 days will be substituted by 182 days, এটাই তো নিয়ম না। নরমালি যে 60 দিনের নিয়মটা থাকে সেটা হয় না এখানে, 60 दिन के बदले 182 दिन वाला रूल लागू होता है। ठीक है, और अगर 182 दिन नहीं होता है तो फिर उसे हम लोग नॉन रेसिडेंट के लिस्ट में डाल देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर वो PIO है, एक न्यू रूल है, या बात पहले नहीं था, ये लास्ट 3-4 साल से लागू हुआ है कि अगर वो PIO है यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर रहते हैं, कभी कभी भारत आते हैं,
ठीक है, और उसका इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख के नीचे है तभी इस रूल में आएगा, नहीं 15 लाख के ऊपर होगा तो दूसरा रूल लागू। अगर 15 लाख के ऊपर हो जाता है सेम बंदे का तो फिर 182 दिन वाला रूल लागू होता है। उसके साथ साथ ये 60 दिन की जगह 120 दिन वाला रूल लागू हो जाता है। 182 तो होता ही है, अगर मानो किसी का 182 नहीं हो रहा है तो 120 दिन देखा जाएगा और पिछले 4 साल में 365 दिन देखा जाएगा, अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं फॉरेन सोर्स को छोड़ के। सिंपल बात है भाई, क्योंकि ये रीच माना जाएगा। ठीक है, फॉरेन सोर्स छोड़ के अगर 15 लाख कमा रहे हैं तो वो इंडिया से अच्छा खासा कमाते हैं, तो गवर्नमेंट का मानना है कि भाई इनको रेसिडेंट करो, और उनको रेसिडेंट करने के लिए 60 की जगह 120 दिन का भी एक डेट दे दिया। मैंने मानो कि वो 182 में फेलियर हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है इसका 120 दिन ट्रैक करो। तो अगर 120 दिन में ही आप फंस जाता है तो फिर इसको रेसिडेंट बनो, रेसिडेंट बना के डायरेक्ट टैक्स लो। हाँ आना तो पड़ेगा सर। टैक्स से चुके, टैक्स से बच गए, आया बच गए। समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को खेल? तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम तो भी कर सकते हैं, हाँ प्लान करके आएंगे, प्लान करके आएंगे। क्यों नहीं कर सकते? जो भी करते हैं इसी तरह से करते हैं ना। तो तुमको क्या लगता है जो बंदा बाहर रहते हैं और इंडिया में आते हैं और उनको इंडिया का टैक्स मतलब इंडिया में अच्छा खासा दिन रहता है, इनकम भी करता है, तो प्लान नहीं करेगा? उनको इंडिया का टैक्स रूल वो कुछ नहीं, वो टैक्स के पीछे ही भागता रहता है, क्या टैक्स का नियम क्या है, वो नियम जान के ही आएगा, नियम जान के ही जाएगा, है ना। क्योंकि देखो भाई गवर्नमेंट लेगा तो कम से कम 40-50 हजार तो कम से कम लेगा तुमसे, और 40-50 हजार में तुमको तुम्हारा जाने का आने का टिकट हो जाता है ना। 40-50 थाउजेंड में तुम्हारा जाने का टिकट हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट अगर तुम आसपास में दुबई या मलेशिया या इंडोनेशिया साइड में जाते हो तो 40-50 में टिकट आ जाता है। ठीक है, अमेरिका जाओगे तो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, यूरोप तो 50-60 हजार में चला जाता है, लाख में चला जाता है, डिस्टेंस ज्यादा है ना। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, तो ये सब खेल काम करता है, तो चीजों को समझो तो आपको और मजा आएगा। नेक्स्ट चलो, अभी इंपॉर्टेंट और हिस्से में जाएंगे सर। एक नया पेज लेना पड़ेगा, ये खत्म हो गया। 20 out of 20 सर पूरा निचोड़ लिए। चुप रहे भी बकता रहता है। जैम बोर्ड भी थक गया था। अरे सर 20 का ही लिमिट क्यों है? हाँ वो जैम को ये मेरा फ्री में चलता है इसलिए, और अगर पेड होगा तो शायद ज्यादा होगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो व्हाइट बोर्ड होता है ना उससे मेरा होता नहीं है, इसलिए मैं यूज नॉर्मली सब माइक्रोसॉफ्ट यूज करता हूँ, और इधर आते थे गूगल यूज करने का। माइक्रोसॉफ्ट का भी पेज है, मैं उसमें एक वन नोट बोल के होता है, मैं उसको उसको थोड़ा डिस्कवर करना पड़ेगा। एक दिन उसका व्हाइट बोर्ड को यूज में काफी बार कोशिश किया बट कभी लैग करता है, इसलिए मैं इसमें करता वो हूँ ऐप ही लैग करता है, मेरा ज्वाइन नहीं होता था आसानी से। माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ लोड होता है फिर बैक हो जाता है फिर दोबारा तो तब। काफी लोग बोल रहे हैं लैग कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी एक दौड़ है, निकाल रहे हैं सर, निकाल। अच्छा देखो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में काफी सुविधा मिलता है, ये बैकअप वगैरह रखना, ये सब बहुत सुविधा होता है जो बाकी लोग इतना देता नहीं है, और बाकी लोगों का चार्जेस बहुत हाई है। गूगल भी बैकअप देता है लेकिन इतना बेहतरीन नहीं देता। माइक्रोसॉफ्ट काफी सुविधा देता है स्पेशली स्कूल लेवल में, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज ज्यादा होता है, सभी स्कूल माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। नॉर्मल कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह के लिए जूम वगैरह ठीक है, और हम लोग का ये जो 1.5-2 घंटे का क्लास, ठीक है, ये सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो स्कूल वाला अकाउंट होता है ना वो काफी बेहतरीन होता है। वीडियो कॉल करने के लिए गूगल मीट से यूज करते हाँ हैं, उसके लिए लायक। उसका ही लायक है वो, लेकिन पढ़ने के लिए ऑफिशियल यूज के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम इज बेस्ट। हाँ कुछ लैग है, उसको भी ठीक करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे तरफ से जितना हो सकता है। काफी लोगों का करके दिया, कुछ लोगों का अभी भी बाकी है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने क्या है? इंजीनियर हाँ नहीं थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का काम मेरे को आता है। हाँ हाँ ऑलरेडी एक बना दिया स्टॉक मार्केट का, ऑलरेडी एक बना दिया। दिखाइए।
बेसिकली डायरेक्ट ऐप नहीं है, लेकिन तुम ऐप बना सकते हो। ये वाला, इसमें क्लिक करोगे, शॉर्टकट बनाना। हाँ शॉर्टकट बना दिया, वही तो आपका लिंक की तरह हो गया। बाकी ऐप जैसे खुलेगा ये भी खुलेगा, ये NISM फाउंडेशंस का पूरा है इसमें। फिर इसमें जाओगे, इसमें जाके प्लेलिस्ट में जाओगे, खुल जाएगा, खुलने दो। इसमें देखो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख रहे हैं? सारा फुल प्लानिंग में ठीक है। फिर इसमें तुम इसमें जाओगे, ये डॉक्यूमेंट्स में जाओगे ना, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, सारा देखो इसमें क्लिक करोगे, टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चंस। वाह सही बात, इजी हो जाए। ठीक है, काफी इजी हो जाएगा, एक जगह में सारा चीज मिल जाएगा। इसको मैं सब्जेक्ट वाइज भी करूंगा और कोर्स वाइज भी करूंगा। तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का एक करके सक्सेस मिला है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का बेसिक का है। ये एक बहरमपुर का एक नहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, वेबसाइट टाइप का ही है। तुम इसका शॉर्टकट बना लोगे, तुम्हारे मोबाइल में ऐप हो जाएगा। ऐप भी तो नेट ऑन रहने से ही चलता है, तो अलग से और तुमको ऐप बनाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से इसके थ्रू से करो, इजी है और लैग भी नहीं करता है, पैसे भी बचते हैं। हाँ, कोई मतलब नहीं है अभी। ऐसे ऐप के लिए ये मेरा वेबसाइट का मैं एक बनाने का काम कर रहे हैं, ये वाला मैंने खुद ही बनाया सर। काफी लोगों में दिखाया, ये मेरा ये एक वेबसाइट है, ये वाला शायद आप लोग देखे भी होंगे। ये इसका एक ऐप वर्जन बनने का काम चल रहा है, ठीक है। ये मेरा खुद का ही बना हुआ, इसको पूरा मैंने ही डिजाइन किया। हाँ वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस से करता हूँ। अच्छा से भी होता है। ये रिसेंटली ये मैप खराब हो गया था, इसको भी रिसेंटली उस दिन भूल गया था। एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया, उसको बड़ा शौक है, तो मैं उसको बोला कि जब भी प्रॉब्लम होगा, मैं तो भूल जाता हूँ, प्रैक्टिस तो नहीं रहता है मेरा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का चीज है, मेरे को पता है, लेकिन रेगुलर ना करने से कोई भी चीज भूल जाता है इंसान। भूल गया तो फिर उसको याद था, बोले सर ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, फिर उसी को फोन करके पूछा, फिर ये मैप गूगल मैप हट गया था यहाँ से। रेटिंग है 4.9। क्यों रेटिंग होना नहीं चाहिए? नहीं मतलब मैं तो पहली बार देख रहा था कि क्या रेटिंग है, तभी आपका सबसे पहले बोलेंगे। अरे वाह, थैंक यू। रेटिंग के लायक नहीं हो क्या? और फिर क्या नहीं, आपसे बात की उसके बाद फिर फाइनल कर देना। अरे रेटिंग देख के ही फाइनल कर दिया। नहीं आपसे बात कर थोड़ा रेटिंग बढ़ाना सर, यही तरह का नोटिस का बढ़ा दो सर। अच्छा अच्छा, कमेंट कर देना और रेटिंग दे देना, सभी को बोलो। हाँ काफी लोग किया है, जो लोग किया थैंक यू, जो लोग नहीं किया प्लीज कर दो, ठीक है। बस यही चीज मांगता हूँ आप लोगों से, ठीक है, प्लीज के अलावा। भाई जो है वो है, क्या कर सकते हैं। आजकल ये रेटिंग वगैरह का बहुत, चलो लिखो। अब एक चीज तो समझ में आ गया, अब एक दूसरा पॉइंट है, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा था कि सर एडिशनल कंडीशन मतलब ROR और RNOR प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर कई बार बोलेगा नहीं, आपको खुद करके आना है, ठीक है। हाँ वो नॉर्मल है, मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करने के लिए बोलेगा, मैंने ROR और RNOR भी बाय डिफॉल्ट होता है। चलो मैं बताता हूँ, लिखो इसमें पहले। ऐसा नहीं है, चैप्टर वाइज देखो तो 4 से 5 नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस से पूछेगा, लेकिन सुनो सुनो बात सुनो, तुम लोग एक बात नहीं समझ पा रहे हो। एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है 12-15 मार्क्स का, ठीक है। उसमें क्या करता है मैं तुम लोग को बाद में दिखाऊंगा, पहले एक एक, क्योंकि देखो टैक्स को ना, अगर मैं स्टार्टिंग में जैसे आई थिंक दर्श को थोड़ा मौका मिला था, मैं स्टार्टिंग में ही दर्श को कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है। ये देख अभी अभी इसके मन में क्या चल रहा है, ये अभी पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं, कंप्लीट नहीं पढ़ा है ना। तो जो कंप्लीट नहीं पढ़ा है, कंप्लीट में क्या होता है, उसको पहले आइडिया मिल जाता है, अच्छा बेटा ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शुरू में उसको समझ में पूरा नहीं आता है, क्योंकि क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के नहीं बोला, डायरेक्टली करा दिया। तो डायरेक्ट करने का एक सुविधा क्या होता है,
तो उसमें तुमको समझ में बहुत कुछ नहीं आए, लेकिन तुमको आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। तो इनकम टैक्स में क्या करते हैं, जो कंप्लीट क्वेश्चंस करते हैं उसमें तुमको अगर रेसिडेंशियल स्टेटस का, हाँ मुझे याद है स्टार्टिंग में काफी 4-5 बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाया था। तो अगर तुम रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी कर सकता है, और अलोंग विद दैट तुमको एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा और उसके अंदर तुमको स्टार्टिंग में रेसिडेंशियल स्टेटस ही पूछ लेगा, फिर इनकम निकालो, फिर जाके होगा। तो तुम इसको सिर्फ मार्क्स से मत देखो, ये एक जुड़ा हुआ चीज है। वो बचपन वाला खेल खत्म करो सर। हाँ सैलरी के समझ में रहेगा, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके तुम लोग चेक करो, ठीक है। तुम कहाँ घुसा के देगा पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज पढ़ाई मत करो, ये पढ़ाई का तरीका ही गलत है। ये पूरा डब्बा एजुकेशन सिस्टम बना के रखा है, जो भी स्कूल लेवल में बना के रखा है। मेरे को तो मन करता है ना स्कूल में जाके जो जो टीचर है या जो पढ़ाते हैं ना और जो एग्जाम देते हैं, मैं खुद भी स्कूल से पढ़ के आ रहे बाबा, लेकिन मेरे को मन करता है ना जाके सबको बताऊं कि ये सिस्टम बंद करो। लोगों के मन में ना भूसा भरता है, भूसा। चैप्टर से क्या मार्क्स आएगा, अरे भाई चैप्टर से क्या मार्क्स आएगा वो बाद में, पहले तुम चैप्टर का कॉन्सेप्ट लो, ये लोगों के मन में भरना चाहिए हमेशा। क्या इस चैप्टर से इतना मार्क्स आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के, ठीक है, सबसे बेसिक टॉपिक होता है। लेकिन अगर एग्जाम का वेटेज देखा जाए तो 4 नंबर भी प्रॉपर्ली नहीं पूछता है। लेकिन अगर किसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता ना हो, वो फाइनेंस का खाक समझेगा। अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री से हार्डली 4 नंबर कुछ पूछते हैं, लेकिन अगर किसी का जर्नल एंट्री में बेस नहीं है तो फिर वो अकाउंट्स में क्या करेगा। तो प्लीज इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आप चैप्टर का वेटेज से मत देखो, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट का इंपॉर्टेंस को देखो, नहीं तो आगे जाके इतना फंसोगे, इतना फंसोगे, फिर वो सुबह ही बता रहा था अभिमन्यु जैसा हालत होगी। चक्रव्यूह भेद करके घुस तो जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो महाभारत में कैरेक्टर है, ठीक है, अभिमन्यु, ठीक है। उसके ऊपर काफी मूवी भी बना हुआ है। अभिमन्यु माने कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि उसको चक्रव्यूह भेद करना तो आता है पर उससे बाहर निकलना नहीं आता, तो इसलिए फंस जाता है। उसका मांस हो गया था। आज सुबह स्टॉक मार्केट में बोल रहा था कि शेयर खरीद तो लेते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। पता नहीं कब निकलना। जैसे अभी पेटीएम में सब ऐसे ही हालत है सबका। आज उठ जाएगा, कहानी कुछ और ही जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। So once an individual is treated as resident, further we have to examine whether he or she is ROR or RNOR. A resident individual is treated as ROR. The resident individual is treated as ROR if he or she satisfy both condition under section 6 subsection 6, otherwise RNOR. होता क्या है हाँ, दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही ROR होगा, नहीं तो ROR नहीं। अगर एक करेगा तो भी RNOR, दोनों ही नहीं करेगा तो भी RNOR। लिखो रेसिडेंट
resident in 2 out of 10 previous. Immediately preceding the previous year. Resident in 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year. समझा देता हूं. Point B, present in India for at least 730 days. ये तो फर्क में कोई बात नहीं कि चले 730 days in 7 previous year. Immediately preceding the previous year. Immediately preceding the 7 previous year. 7 previous year. 7 previous year. Immediately preceding the previous year. समझाता हूँ. चलो इसका एक मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम के टाइम पे क्या चलेगा, 23-24 होगा प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर का एक्चुअली कैलकुलेशन में असेसमेंट ईयर का काम नहीं है. असेसमेंट ईयर का बस काम इतना है कि असेसमेंट ईयर पे असेसमेंट होता है. असेसमेंट ईयर पे असेस होता है. असेस का मतलब होता है कैलकुलेशन. ठीक है, असेसमेंट ईयर का बाकी कोई फंक्शन नहीं है. इस साल में कैलकुलेट करेंगे, बट जितना कैलकुलेशन होगा उसका बेस प्रीवियस ईयर. समझे सर? इसलिए सारा कैलकुलेशन जो भी इनकम टैक्स में हम लोग करते हैं वो प्रीवियस ईयर के बेसिस में ही करते हैं. असेसमेंट ईयर का उसमें कोई रोल प्ले नहीं होता. उसका बस एक ही रोल प्ले है कि असेसमेंट ईयर पे सारा कैलकुलेशन किया जाए. क्लियर है बात? समझ में आया? अब क्लियर नहीं हुआ सुनो, अभी आगे खेल होगा. 23-24 प्रीवियस ईयर में अगर हमें आरओआर आरआर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो हमें इससे पहले का 10 साल और 7 साल का हिसाब देखना पड़ेगा. मैंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का एप्लीकेशन. तो 23-24 के पहले क्या है, 22-23, 21-22, 20-21. लिखो लिखो लिखो. हाँ हाँ, अरे तभी तो बाद में ये सब बाद में ज्यादा समय. 18-19, 17-18, 16-17, 16-17. और रुक, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं और भी होगा. 15-16, 14-15, 13-14. आई थिंक इतना तक हो. 10 साल हुआ कि नहीं? देखो पिछला 10 साल चाहिए हमें. मैंने 23-24 का पिछला 10 साल, 1 2 3 4 5 6 अप टू 18 तक 6 हुआ, और फिर 7 8 9 10 10 साल हुआ. कितना रहेगी? 13-14 तक जाओ ना पीछे, देखने का क्या जरूरत है, माइंड को खिलाओ ना, देखने का जरूरत ही नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 23-24 को छोड़ के रे बाबू, प्रीसीडिंग चाहिए ना, तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के. अब करना क्या है, आप एक ऐसे एरो बनाओ 7 साल तक का. मैंने 16-17 तक, इसमें दे दो 730 डेज. ठीक है, और यहाँ पर एक रेसिडेंट का कॉलम बना लो हल्का सा. रेसिडेंट का मतलब बस इतना होता है, वो जो 182 दिन वाला रूल है ना, 182 या 60 दिन वाला, वो रूल फुलफिल होता है माने वो रेसिडेंट होता है. तो हम क्या करेंगे, इस पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट दिखाएंगे, लेकिन कॉमन कराने के लिए जितना दिन तक 730 होता है उसी के बीच में दिखाएंगे. मैंने एक राइट दे दो 16-17 में, और एक राइट दे दो 20-21 में, बाकी सब में क्रॉस करो. इससे पीछे हो भी सकता है ना भी हो सकता है, डजंट मैटर. बताते हैं.
7 साल में हमें 2 टिक मारना है। पिछले 7 साल में मैंने 22, 23 से 16, 17 में 730 डेज होना चाहिए। अलॉन्ग विथ दैट उसके साथ साथ पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। पर वो ये जो टिक मारा ना, ये रेसिडेंट का टिक है। ये टिक क्या है? रेसिडेंट का टिक है। मैंने आपको पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा। अब ये जो पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा, वो अगर पीछे भी रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें एक कॉमन पॉइंट में आना है, आरओआर होने के लिए हमें क्या करना है? पिछले 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, ये दोनों घटना एक साथ होना पड़ेगा, तभी जाके आप आरओआर कहलाओगे, अदरवाइज आरनर हो जाओगे। हाँ नहीं, बहुत हेवी का मैटर ही नहीं है। बस जब भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा ना, वो क्वेश्चन को पढ़ते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि पिछले 7 साल में कितना दिन है। ठीक है, 730 दिन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, डोंट वरी। और बस तुमको इतना देखना है कि 10 साल में 2 बार कहीं पर भी रेसिडेंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो हाँ लास्ट 2 साल ही हो गया या फिर अलग अलग करके भी हो सकता है। बस तुमको देखना है कि भाई एक साथ फुलफिल कर रहे हैं, फुलफिल कर लेगा आरओआर हो जाएगा, फुलफिल नहीं करेगा आरनर हो जाएगा। तुमको इतना माथा नहीं लगा, बस माथा लगाना है कैलकुलेशन टेक्निक पे, ताकि तुम गड़बड़ ना करो। ये जो टेक्निक मैंने आपको दिखाया, क्यों दिखाया? ताकि आप इसका क्लैरिटी पा लो। नहीं तो आप क्या है, आप बस रूल के पीछे भागोगे। क्लैरिटी के लिए सिस्टम दिखाना, एग्जाम में भी ऐसा करना, ऐसा करके फटाफट देख लेना कि कौन सा 2 ईयर रेसिडेंट है और 7 साल में 730 दिन हो रहे हैं, बस। इनकम टैक्स का पेपर दिसंबर में इंटर का वो एग्जाम का होगा, है। अभी पढ़ाई कर, बाद में दिखाते हैं। क्लास को बंद करके अभी ये क्लास खत्म होने दे, फिर दिखाता हूँ। बिना पढ़ाई करेगा तो टेंशन नहीं। चलो कुछ एग्जांपल्स अगर करेंगे तो शायद तुम लोग को थोड़ा चैन मिलेगा। चेफ का जैसे वो हमें वो सब देखना होगा ना, कहते हैं प्रोविजन। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मेरे साथ साथ करो। ब्रैडली गोल्ड फास्ट बॉलर हाँ, लिखने का जरूरत नहीं है अभी, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सुनो, बाद में मैं शेयर करूंगा, ठीक है? चुप रहो, तुम क्वेश्चन करो। देख, ब्रेट ली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है? विजिट इंडिया फॉर 100 डेज in every financial year, and this has been his practice for the past 10 financial year, ठीक है? हर लास्ट 10 साल से वो हर बार इंडिया आते हैं और 100 डेज करके इंडिया में रहता है। आपको पूछ रहे हैं कि भाई इनका रेसिडेंशियल स्टेटस 24-25 में क्या होगा? Would your answer change if the above facts relates to श्रीनाथ? श्रीनाथ कौन? श्रीनाथ एक इंडियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन कोई नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम पे काफी इंडियन खेलते हैं, ठीक है? काफी न्यूजीलैंड की टीम पे काफी लोग हैं। इंग्लैंड के लिए भी 1-2 जन खेला है अभी। हाँ, अभी अभी कोई नहीं, अभी ज्यादा, अभी पाकिस्तानी है, अभी पाकिस्तानी है, ठीक है? जो भी हो छोड़ो, मतलब बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है? कि अगर जैसे इंडिया का एक प्लेयर है, वो अमेरिका के लिए भी खेलता है, क्या नाम? उन्मुख चंद, ठीक है? उसको यहाँ पर मतलब मौका नहीं मिला तो अमेरिका चला गया, अभी अमेरिका के लिए खेलता है। अच्छा, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 दिन instead of 100 days every year, including previous year 23-24? माने श्रीनाथ जो इंडियन सिटीजन, माने बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है और कभी कभी इंडिया विजिट करते हैं, और अगर वो विजिट करते हैं 120 दिन के लिए, तो हमारा आंसर क्या? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? अब तुमको कैसे करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तुम प्रोविजंस को लिख के भी करो, लेकिन बेसिकली कैलकुलेशन करो और प्रूफ करो। तो मैं इसको अभी समझाता हूँ, फिर बाद में तुम अपने हिसाब से इसको करते रहे या फिर करते रहो। तो सबसे पहले तो ब्रेटली का हिसाब, ये तो पता ही आपको। हेडिंग करो,
डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ब्रेटली फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ब्रेटली फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 कितना दिन इंडिया में रहा है 23-24 में? कैसे कैसे पता चला? कैसे पता चला 100 डेज रहा है? क्योंकि वो लास्ट 10 साल से हर साल इंडिया में 100 दिन करके आता है। एक क्वेश्चन में ही बोल दिया था। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो 23-24 में 100 दिन पता चल गया ना। और पिछले 4 साल में माने 22-23 में, 21-22 में, 20-21 में, 19-20 में हर साल 100-100 करके, तो 100-100-100-100 400। कोई दिक्कत? तो क्या मिला कि पिछले साल में 100 दिन, सॉरी प्रीवियस ईयर में 100 दिन और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 400 डेज। तो क्या ब्रेटली रेसिडेंट हो रहा है? क्या ब्रेटली रेसिडेंट हो रहा है सर? सर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो अभी रूल याद आ गया। ऑनलाइन में कोई कुछ बोलेगा क्या? कोनिका बोल, कोनिका, अभिजीत, प्रिया बोलो सर। क्या ब्रेटली रेसिडेंट है इंडिया का? कौन सा रूल फॉलो होगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का হবে ए रूल হবে, ए रूल फॉलो হবে না বি রুল ফলো হবে? স্যার এটা মনে হয় এ এ তে এ কি করে? এ তে তো 182 দিন থাকতে হবে। কি 182 দিন আছে প্রিভিয়াস ইয়ারে? ও তো প্রিভিয়াস ইয়ারে 100 দিন আছে। 100 দিনের তাহলে 182 दिन तो থাকছে না, 182 डेज तो नहीं रहे ना। तो फिर 182 डेज जब वो नहीं है तो फिर 182 दिन वाला रूल तो कैंसिल हो गया। अब पॉइंट बी चेक करो, 60 और 365 वाला रूल। हाँ। 60 365 वाला रूल फुलफिल हो रहा क्योंकि 100 दिन की जगह 60 दिन की जगह 100 दिन है और पिछले 4 साल में 365 की जगह 400 है। तो बंदा रेसिडेंट तो है, ब्रेटली है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, पर रेसिडेंट तो है। ये बात क्लियर हुआ? तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? फटाफट लिखो ना, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो थोड़ा सा। मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 365 डेज ड्यूरिंग द 4 immediately preceding the previous year. Therefore, since he satisfies one of the basic condition of section 6 subsection 1, so he is a resident for assessment year 24-25, that is previous year 23-24. लिख दो, लिख लो सर इतना। ठीक है, तेरा हाथ में दर्द है मैं समझ गया, बाकी लोग क्यों नहीं कर? लिखो सर, लिखो, जल्दी लिखो। मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज। 100 दिन है, मोर देन 60 डेज, ग्रेटर देन 60 डेज कर कैसे लिख लो शॉर्ट में? आंसर हाँ हाँ भेज दी, भेज दी। शॉर्ट में जो दिया हुआ है ना, भेज दी। यार से आप भेज रहे हैं उसको बैलेंस तेरा क्लास में नहीं आया यार। भेज दूंगा, आज ही भेज दो। बस इतना लिखो, मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 and for a period of more than 365 days during 4 immediately preceding previous year, that is 400 days. So he satisfy one of the basic conditions here. Second condition of section 6 subsection 1 for assessment year 24-25 or previous year 23-24. So he is a resident. अब एक बार अगर वो रेसिडेंट हो जाता है, यहाँ पर लिख देना ही इज द रेसिडेंट फॉर 24-25 रेसिडेंट हो गया। अब एक बार कोई रेसिडेंट हो जाता है फिर आगे चेक करना पड़ता है आरओआर है कि आर नॉट है। यही खेल है। रेसिडेंट हो गया, अब आगे देखो कि आरओआर है कि आर नॉट है। वेरी गुड सर, ये तो एकदम आंखों देखी समझ में आ रहा है कि उसका इंडिया में हर बार वो 100 दिन करके रहा है, 7 साल रहा है,
मैंने 7 साल में लगातार हर साल 100 करके, तो 700 दिन रहना कितना चाहिए था? 730। तो पहला कंडीशन ही तो गया है ना। अब दूसरा देखने का जरूरत भी नहीं है, दूसरा देखने का जरूरत भी नहीं है, होगा ही नहीं ना। ऐसे तो रेसिडेंट का फुलफिल वो किया है, 23-24 में तो रेसिडेंट हुआ है ना। अगर तुम थोड़ा और चेक करोगे, अगर 22-23 का भी देखोगे तुम, ठीक है, मानो कि मुझे 2 साल का रेसिडेंट चाहिए ना, तो 2 साल का रेसिडेंट हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि वो 10 साल इंडिया में है। तो अगर एक साल में कितना दिन चाहिए होता? 60 और 365, उसके केस में 182 तो होगा नहीं, तो 60 और 365 तो 23-24 में फुलफिल हुआ, तो क्या 22-23 में फुलफिल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर तो बस हम लोग 4 साल का डेटा देख रहे हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर 23-24 छोड़ के 22-23 पूछता, तो भी तुम क्या जवाब देते कि भाई 22-23 में 100 दिन है, और 22-23 के पिछले 4 साल माने 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19। इसमें भी तो तुम्हारा जवाब 100 डेज करके होता, 100 100 100 100। 4 साल तो यहाँ पर होता 400 दिन। सेम टू सेम 23-24 में भी रेसिडेंट है, 22-23 में भी रेसिडेंट है, इवन 21-22 में भी रेसिडेंट हो जाए। मतलब मेरे 10 साल में 2 बार रेसिडेंट तो बंदा है। 2 से ज्यादा ही है, लेकिन मिनिमम क्या है? 2 बार है। तो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट तो है। 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट तो वो है, लेकिन 730 डेज वाला रूल फुलफिल नहीं। समझे कि नहीं? माने हम लोग यहाँ पर जो अभी लिखे थे, कहाँ चला दिस वन, ये वाला 10 साल में 2 बार रेसिडेंट वाला कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन 730 दिन वाला रूल वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो फिर वो रेसिडेंट तो आर ओ आर नहीं है, वो क्या बन जाएगा? आर नॉर बन जाएगा, आर नॉर बन जाएगा। तो लिखो, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 100 into 7 इक्वल्स टू 700 डेज। तो आपका जवाब क्या होगा? इस तरह से आप दे दो, जैसे आपने लिखा 22-23 में 100 करके पिछले 7 साल का डेटा दिखा, ठीक है। सिंस इस पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट प्रीवियस ईयर, 7 प्रीवियस ईयर लिखो, ऐसे 7-7 नहीं दिखा सकते। 22-23 में 100 दिन, 21-22 में, 20-21 में, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, ठीक है। सिस्टम है सर, प्रेजेंटेशन के ऊपर मार्क्स मिलता है। प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो मार्क्स अच्छा कैरी होगा। हाँ, कि क्या क्या है। ऐसे टैक्सेशन का ना कोई ऐसे अकाउंट्स में जैसे फॉर्मेट होता है, टैक्स का कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन एबिलिटी अच्छा नहीं है ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिले। एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि भाई आपको रूल, कि आपका रूल को नॉलेज है और वो रूल आपको पता है। नहीं तो ऐसे ही नहीं, मैंने तो चेक करके देखा वो नॉन रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है। नॉन रेसिडेंट ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, आपको उसके बेसिस में प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, प्रोविजंस, प्रोविजंस का कहाँ से कहाँ, कौन सा प्रोविजंस फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेक्शन भी तो देखो। अब तुम जितना शॉर्ट में लिख सकते हो आप लिखो, वो आपका कैली के ऊपर है, ठीक है। कैलीवर, ठीक है। किसी का इंग्लिश अच्छा है ना, तो वो कैलीवर बना सकता है। कोई होता है ना शॉर्ट में लिख सकता है, तो लिखो ना, क्या दिक्कत है? अगर समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो since period of stay in India during past 7 previous year is less than 730, he is not ordinary resident during assessment year 24-25. Therefore, Mr. Bradley is a resident but not ordinarily resident during the previous year 23-24 relevant to assessment year 24-20. समझ में आ गया? बहुत ज्यादा मुश्किल लगा क्या? वो बोल रहा था ना कि तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़े, बहुत कुछ नहीं है, चीजों को समझो तो ऑटोमेटिकली समझ। इसलिए बोलते तरीके से चलो। पहले छक्का लगाने जाएगा डिफेंस ना सीख के क्या हालत होता है? हाँ, बंदा डिफेंस करना नहीं जानता है, ये क्रिकेटर है इसलिए इसको उसका लेवल में समझाने का कोशिश कर। इसका बैट इधर से नहीं आता है, ठीक है, बैट का मूवमेंट ऐसा नहीं होता है, बैट बैकलिफ्ट ठीक नहीं है, बंदा छक्का मारने जा रहा है, पहले बैकलिफ्ट ठीक करो फिर छक्का मारना, ठीक है। पैर नहीं हिलता है थोड़ा सा भी, हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता, हर कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं होता, बेसिक मूवमेंट सबको चाहिए होता है, ठीक है। मूवमेंट तो होता है, लेकिन हाँ उनका थोड़ा कम हिलता है कंपेरेटिवली, किसी किसी का टाइमिंग है। अब लेकिन नॉर्मल क्या बोलता है कि पैर मूव करो,
फिर उसके साथ साथ बैठ जाएगा। लेकिन वो चीज डेवलप करने के लिए तुमको स्टार्टिंग में जो कोच का काम नहीं होता है, वो चीज सिखाना पड़ता है। कौन कोच था पता करना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है बाबा। तुमको क्या लगता है, एक तो इनबिल्ट होता है लोगों का नेचुरल, एक सर आई साइड के बिना कुछ नहीं होगा, बॉल देखी गई नहीं सकती। ठीक है, एक तो नेचुरल एक एबिलिटी होता ही है, साथ में तुमको बेसिक चीज ठीक करना। जैसे मैं जब खेलता था, मेरे को याद है, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो ऐसे बैट कर, स्पेशली ऑफ मेरा लेग साइड बहुत स्ट्रांग हो नॉर्मली, लेकिन ऑफ टाइम पे कवर ड्राइव तक ठीक है, जब इधर कट मारने जाता था तो ये बैट ना ऐसा हो जाता, ऐसा, और ऐसा होने से कैच हो जाए। तो फिर मेरा जो कोच था मेरे को आगे एक दिन बोल रहा है, बेटा तू सब कुछ ठीक कर रहा है लेकिन तेरा ये वाला ठीक नहीं हो रहा है, तो बैट को ऐसा ना कर, ऐसा कर, बैट ऐसे आए। तो मेरा ग्रिपिंग में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली बैट ऐसे घूम जाता था। ऐसे बहुत लोग, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का होता है। मेरा ऑफ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट के नहीं है, ये सब टेक्निक ड्यूज में चाहिए होता है, कैम्बिस में टेक्निक क्या चाहिए सर, कुछ नहीं, तुम बस मारो बस। ये सब टेक्निक का मैटर ड्यूज में। मैं भी थोड़ा बहुत लेवल तक गया था, जैसे दर्श साहब खेलता है, मैं भी थोड़ा सा सीए भी खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट तक मिला था चांस, उसके बाद और कंटिन्यू नहीं किया। ईडन में होता है ना वो, किसको सब पता है, ट्रायल होता है। दीप दास गुप्ता तो उस टाइम पे खेलता था, तो रौनकदेव बोस बोल के भी एक प्लेयर है ना लंबा करके, रौनकदेव बोस, दीप दास गुप्ता, लक्ष्मी शुक्ला जो अभी हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और मनोज तिवारी, ये चार बंदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल के लिए आया था ईडन में, तो ठंड का टाइम था, तो 110 पॉइंट्स का मैच था, तो मेरे को किसी भी तरह से खिलाने के लिए जो हम लोग का मैनेजर लोग था, मेरे को 3 दिन से पानी नहीं, मतलब खाना नहीं खिलाया, मतलब एकदम सूखा खाना। 4 पॉइंट आगे था, खिला दिया और मैकडोनाल्ड जिता दिया। ऐसा होता है। तो मेरा हाइट का इशू नहीं था, वेट का इशू था, तो मेरे को किसी भी तरह से कम खिला के, और मेरे को प्यास लग रहा है, मेरे पानी बाद में पिएगा, जब तक वेट नहीं होता। तो फिर किसी तरह से मैनेज हो गया था। तो फिर हम लोग ना वेडेन में लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सुबह सुबह रौनक ने पोस्ट सबका साइन वगैरह लिया, कैप वगैरह से एकदम मजे से, ठीक है, क्योंकि ऑन दैट टाइम सेलिब्रिटी है क्रिकेट लेवल में, ले लिया। फिर आउट हो गया कौन, दीप, हाँ हमने क्या, और रौनक ने पोस्ट लगातार 2 बार बोल्ड कर दिया प्रैक्टिस में। तो फिर हम लोग क्या चल रहा है दीप दा, क्या की होच्छे है, बोले हैं खूब टॉन्टिंग करছে ऐसा करे बोला। ठंडा ছিল गो, और रेडी ना एमनी नॉर्मल कर रहा है तो बोल्ड हो गया 2 बार। जो भी, चलो, ब्रेटली से ये सब बात याद है। ब्रेटली कौन है, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, 160 किलोमीटर। भयंकर बॉलिंग करता है। जो भी हो, बात समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन। अच्छा, अब यहाँ पर एक श्रीनाथ वाला केस था, है ना। अब आपको श्रीनाथ वाला केस को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेटली के केस में यहाँ पर एक नोट दिया है, क्या दिया है, चलो पढ़ लेते हैं। An individual not being an Indian citizen would be not ordinary resident person if he satisfy any one condition specified under section 6 of section 6. That is, if such individual has been non-resident in India in any 9 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, or if such a individual has during 7 previous year preceding the relevant previous year in India for a period of 729 days or less. In this case, Mr. Bradley satisfy condition 2. He is a not ordinary resident as explained. आपको पता है ये चीज, और इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मतलब ये एक्चुअली 9 बार रेसिडेंट, मतलब ये बन गया, इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो बाकी में वो हो गया। लेकिन उसका 729, 7 साल में कम से कम 729 डेज और लेस हो गया था उसका, तो वो नहीं हो पाया। अब श्रीनाथ वाला केस क्या है, इन द अबव फैक्ट्स रिलेट्स टू मिस्टर श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया कम टू विजिट इन इंडिया। मैंने बेसिकली वैसा वाला केस है जो हम लोग क्वेश्चन किए, तंजानिया वाला पीआईओ वाला केस है। He would be treated as non-resident in India irrespective of his total income, excluding income from foreign source, since his stay in India in current financial year is any case less than 120 days. अगर 120 दिन का नीचे है वो इंडिया में, तो फिर ऑटोमेटिकली वो नॉन रेसिडेंट हो जाए। तो पहले तो ये देखो कि श्रीनाथ साहब जो था क्वेश्चन में, वो कितना दिन इंडिया में रहा, बस इतना बोला सेम क्वेश्चन में, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ। माने ये जो 100 दिन वाला केस अगर श्रीनाथ के लिए लागू होता, तो क्या आपका आंसर बदलता,
ऑब्वियसली बदलता। पहला बात है कि श्रीनाथ जो है वो इंडियन सिटीजन है, वो बाहर के लिए खेलते हैं लेकिन इंडिया विजिट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रूल अभी मैं आपको कुछ देर पहले ही समझा रहा था कि उसके लिए कौन सा रूल लागू होता है। अलग बात है। ये अलाउड नहीं है, तभी तो बाहर का लीग में हम लोग नहीं खेल सकते। नहीं, तेरा सवाल मैं समझ गया, बट यहाँ पर तुम रेसिडेंशियल स्टेटस वाइज सोचो, बीसीसीआई एंगल से मत सोचो, माथा खराब कर। अरे बट नियम हाँ मैं समझ गया, बीसीसीआई एक प्राइवेट बोर्ड की तरह चलता है। यहाँ पर बीसीसीआई का रूल के हिसाब से हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बस इतना बात करेंगे, बतना बंदा फॉरेन क्रिकेट मतलब इंडियन सिटीजन है बट बाहर कंट्री के लिए खेलता है, ठीक है। अब वो कभी कभी इंडियन ओरिजिन का है ना, तुम इनकम टैक्स सोचो, बीसीसीआई मत सोचो। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है, वो सब अलग बात है, वो क्रिकेट का मैटर है, उसमें बात नहीं कर रहा। हम लोग इनकम टैक्स के नजरिए से सोचेंगे। इनकम टैक्स वाले क्या देखता है कि भाई इंडियन ओरिजिन वाला बंदा है, इंडिया में कभी कभी विजिट करता है, चाहे पर्पस उसका कुछ भी हो, पर्पस उसका कुछ भी हो। अब उसके लिए रूल है कि अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमाता है फॉरेन सोर्स छोड़ के, तो 120 दिन का रूल है। अगर 120 दिन का कम है तो वो नॉन रेसिडेंट है, और अगर 182 दिन है तो रेसिडेंट है। 60 दिन वाला रूल फुलफिल नहीं होगा, तो इसके केस में तो 100 डेज वाला केस था, 120 से कम है। अच्छा, यहाँ पर इनकम के बारे में कुछ बोला नहीं था। अगर 15 लाख से ज्यादा भी कमाता तो भी, क्योंकि 120 दिन से कम है तो नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ पर श्रीनाथ जी नॉन रेसिडेंट है। सिंपल बात, समझेगी नहीं? इतना बताओ मुझे, नहीं समझे? कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए सर? सिंपल बात है, श्रीनाथ जी का इनकम 15 लाख से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन में इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बस इतना बोला कि श्रीनाथ जी एक इंडियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, कभी कभी इंडिया विजिट करता है। सेम टू सेम ब्रेट ली का कॉन्सेप्ट श्रीनाथ जी पे लागू होता है, और वो हर साल 100 दिन करके इंडिया में आता है। रूल कहता है कि जब कोई इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करता है, उसको इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। ये फर्स्ट रूल है। ये रूल तो फुलफिल नहीं होगा क्योंकि वो तो 100 डेज है। सेकेंडली, अगर ये 182 दिन वाला रूल फुलफिल ना भी होता हो, दूसरा कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर 15 लाख के नीचे वाला इनकम है तो दूसरा रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा होता है तो 120 दिन वाला रूल आ सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 100 डेज है। तो दोनों केस में देखो तो बंदा नॉन रेसिडेंट ही हो रहा। नहीं समझे? हाँ, ठीक है। और क्या, इससे क्या बेस्ट हो सकता है? ठीक है, तो ये इसलिए श्रीनाथ जी यहाँ पर क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, जवाब क्या दो? बस आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बस आंसर में लिख दो 4 लाइन में। इन द above facts relates to Mr. Srinath, an Indian citizen who residing Australia, comes on a visit to India, and he would be treated as non-resident in India irrespective of his total income, excluding income from foreign source, since his stay in India in current financial year is any case less than 120। बस इतना सा जवाब होगा, यही जवाब का आपको 2 नंबर मिले। लेकिन अगर आपको पता होगा तब ना लिख पाओगे, पता नहीं है तो फिर क्या लिखोगे? थर्ड केस क्या था? थर्ड केस में बोला था, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days? बस ये 100 दिन की जगह 120 हो जाए, प्रीवियस ईयर 23-24। तो कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट? अगर वो 120 दिन से ज्यादा है तब देखना ये पड़ता है कि क्या बंदा 15 लाख से ज्यादा कमाता है, ठीक है। अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाएगा ना, तो बंदा 120 दिन रहने पे रेसिडेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इनकम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो जवाब दोनों टाइप पे देना पड़ता है, क्योंकि रूल बेस्ड है क्वेश्चन, तो आपको दोनों रूल बताना पड़ेगा। तो सिंपल, इन दिस केस if Srinath's total income excluding income from foreign source exceeds 15 lakh, he would be treated as resident but not ordinary resident। अच्छा, ये बात भी सुन लो, ये भी एक बात है, जरूरी बात है। हम लोग आर और आर के बारे में बहुत सुना, ठीक है, वो 730 और 10 साल में 2 साल वाला। लेकिन एक बात आप लोगों को जानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि अगर कोई 182 दिन इंडिया में रहता है तो वो बाय डिफॉल्ट आरओआर होता है, यानी ये पीआईओ वाला केस, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंडिया में 120 दिन कैटेगरी में रहता है, 182 से कम बट 120 से ज्यादा, 182 से कम
ये 182 का लाइन है, 182 से कम पर 120 से ज्यादा। उसके साथ साथ 365 दिन का जो खेल है वो तो रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आर नॉर होते हैं। यानी इनके केस में तुमको 730 2 साल देखने का जरूरत नहीं है, अगर वो पीआईओ हो तो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो। अगर उनका इनकम 15 लाख से ज्यादा हो तो, 15 लाख से नीचे वाला केस में यही रूल फुलफिल होता है। पॉइंट बी नोटेड, कंफ्यूज करने के लिए 15 लाख के नीचे वाला केस 730 और 2 साल वाला कैटेगरी में ही घुस जाता है। लेकिन अगर आप पीआईओ हो और अगर आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो अगर आप इंडिया में 182 दिन हो तो आप आरओआर, बट अगर आप 182 से नीचे हो, 120 से ज्यादा हो, तो आप बाय डिफॉल्ट आर, और अगर आप 120 से भी नीचे हो जाते हो तब तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाते हो, तब आपको आर और आर नॉर के पीछे पड़ने का ही नहीं है। उसमें बाद में ये समझा कि नहीं बोल, हाँ ये समझ में आ गया ना, बात करते कंप्लीट करने दो एक क्वेश्चन को, एक साथ सारा चीज के पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे? इफ Srinath's total income excluding income from foreign source exceeds 15 lakh, point to be noted, तो जवाब में ऐसे लिखोगे, अगर इसका इनकम 15 लाख क्रॉस करे, he would be treated as resident but not ordinarily resident in India for previous year 22-23, क्योंकि 120 दिन वाला कैटेगरी और 182 से नीचे रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, आर नॉर बन जाता है। ठीक है, 182 से नीचे रहेगा और 120 से ज्यादा रहेगा तो आर नॉर, बट अगर 182 होगा तो आर आर। सिंस हिज स्टे इन इंडिया इज 120 days। ठीक है, और एक जवाब भी देख सकते हो, इन प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 480 डेज, माने 120 करके 4 साल, पिछले 4 साल में 480 in the immediately preceding 4 preceding years. So if his total income does not exceed 15 lakh, he would be treated as non-resident in India for previous year 23-24 since his stay in India less than 182 days. मतलब अगर उसका इनकम 15 लाख से नीचे भी होता तब भी वो रेसिडेंट तो है, ठीक है, क्योंकि 120 से ज्यादा होने से ही रेसिडेंट हो जाता है ना, 120 डेज से ज्यादा होने से ही तो रेसिडेंट हो जा रहा है। लेकिन अगर मान कि उसका इनकम 15 लाख से नीचे हो, तो इन दैट केस वो बाय डिफॉल्ट आर नॉर, मतलब बेसिकली उसके केस में क्या है कि अगर कोई 15 लाख के नीचे है तब हमें क्या देखना पड़ता है, तो 7 साल में 730 दिन और पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट। तो इस केस में भी बड़ा इजीली कैलकुलेट हो सकता है। प्रीवियस ईयर 23-24 में तो वो इंडिया में 182 दिन नहीं रहा ना, तो ऑटोमेटिकली एक रूल तो फुलफिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब एक रूल फुलफिल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो आर नॉर कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर है बात? ऐसे देखना, तो माथा खराब कर दे, प्रैक्टिस कर ले, ऑटोमेटिकली डेवलप है। समझ में आया? ये सब मतलब जितना अलग अलग सेक्शन है उसके हिसाब से जो जो सिस्टम हो सकता है मैं आपको सारा ही समझा दिया। बस एक पॉइंट यहाँ पर था जो अपनी अभी साहब पूछ रहे थे, इसे डीम्ड रेजिडेंट किसको कहते हैं? इंडियन सिटीजन हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स ग्रेटर देन 15 लाख एंड हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। मतलब उस कंट्री में उसका लायबिलिटी नहीं है, मतलब कंट्री के रूल के हिसाब से शायद नहीं है, ही इज नॉट। इंडिया में टैक्स सिंपल बात है कि वो 182 दिन वाला रूल भी उसके लिए फुलफिल नहीं होता है और 60 डेज या 120 डेज कुछ भी फुलफिल उसके लिए नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 उसको बाय डिफॉल्ट आर नॉर बनाता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नहीं, अगर आर नॉर है ना तो टैक्स का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि रेसिडेंट वर्ड आ रहा है ना उसके लिए। बेसिकली ये उनके लिए लागू होता है जो किसी ना किसी तरह से इंडिया से कनेक्ट होकर बिजनेस करता है, लेकिन ना तो उसका 182 दिन फुलफिल किया, ना ही उसका 60 फुलफिल किया, ना ही उसका 120 फुलफिल किया, कुछ भी फुलफिल नहीं है, लेकिन उसका किसी ना किसी तरह से इंडिया से कनेक्शन है। और क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, 15 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं इंडिया से। इसको याद रखने का एक सिंपल रूल है, इसका एक रूल मैं आगे आगे लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में,
नेक्स्ट क्लास में एच कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में एक सिस्टम बता दूंगा आरओआर, आरनोर और एनआर को पहचानने का एक सिंपल तरीका। ठीक है, कल के क्लास में बताऊंगा, वही पहले कराऊंगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आरओआर होने से क्या करना पड़ता है, आरनोर होने से क्या करना पड़ता है और एनआर होने से क्या करना पड़ता है, और डीम्ड रेसिडेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ये चर्चा नेक्स्ट दिन करते हैं। अच्छा, ये होमवर्क लेके जाओ, घर पे ट्राई करना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फोटो भी ले सकते हो, जो ठीक है। फोटो ये वाला कनाडा, कनाडा को ट्राई करना। आटो नीचे ना कनाडा वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, एक ही ट्राई करो, बाद में एच कराने के बाद कल एच कराऊंगा, हाफ का रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का हो गया, कल हाफ का कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन। सर फोटो ना तुले नहीं। फोटो तुले नहीं? अच्छा, तुले नहीं, तुले नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले, ऑनलाइन में जो लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर? हाँ सर। है सर। ठीक है सर, ठीक है, घर पे ट्राई करो। नेक्स्ट दिन कल मिलते हैं टैक्स क्लास में, आ जाना सर। सभी को बोल रहा हूँ ऑफलाइन आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, पढ़ाई अच्छा रहेगा। सिर्फ जो बाहर हो, नहीं आ सकते, उनको नहीं बोलूँगा, बाकी लोग जरूर आओ। बाय सर, टाटा। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। आ जाए। हाँ, शाम को जिन लोगों का एफएम है, नील चले आज भी सबका ही एफएम है।